हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है फ्लैक्स ईंधन वाहनों के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना कौन सा इनमें कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है फ्लैक्स ईंधन वाले वाहन पेट्रोल और डीजल दोनों पर चल सकते हैं। फ्लैक्स ईंधन पेट्रोल और एथनॉल पर चल सकता है। तीसरा कहता है इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं वो महंगे होते हैं। चौथा, फ्लैक्स ईंधन वाले वाहन पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही, दूसरा चौथा सही, पहला गलत, दूसरा तीसरा चौथा सही, या चारों के चारों सही? कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी सेकंड और फोर्थ सही होगा और पहला तीसरा गलत होगा। तो चलिए जानते हैं इसको संक्षेप में। फ्लैक्स ईंधन तक ये क्या है? फ्लैक्स फ्यूल व्हील्स एक खास तरह की फ्यूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें 83% पेट्रोल और एथनॉल के मिश्रण पर लचीले ढंग से चल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, यानी पेट्रोल प्लस एथनॉल। फ्लैक्स फ्यूल कारों को पेट्रोल कारों से क्यों अलग बनाता है? इन वाहनों को केवल पेट्रोल वाले वाहनों से अलग किया बनाता है। उनमें कुछ एथनॉल संगत घटकों के एक सेट होता है, यानी उनके जो मिनरल्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इसमें बदलाव किए गए होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संरक्षणवादी नीति को लागू करने का एक संभावित परिणाम है? कौन सा है? ऑप्शन ए, घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ऑप्शन बी, आयातित सामानों की कीमतों में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच में वृद्धि, या ऑप्शन डी, व्यापार की मात्रा में कमी और व्यापारिक भागीदारी से संभावित प्रतिशोध। जो कौन में से इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी व्यापार की मात्रा में कमी और व्यापारिक भागीदारों से संभावित प्रतिशोध है। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑप्शन डी क्या सही है। व्यापार संरक्षणवादी नीतियों को टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसे अवरोधों को लागू करके घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि ये नीतियां घरेलू नौकरियों और उद्यमियों की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं। वे अक्सर व्यापार की मात्रा में कमी और व्यापारिक भागीदारों से संभावित प्रतिशोध का परिणाम होती हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कोई देश आयात पर उच्च टैरिफ लगाना, बहुत से देश होते हैं जो मतलब कि जहाँ पे इंपोर्ट होता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो अन्य देश उस देश के निर्यात पर अपना टैरिफ लगाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो यानी अगर एक देश किसी को सामान बेच रहा है तो जो लेने वाला देश है वो टैक्स बढ़ाएगा, तो जो देश ये दूसरे को बेचेगा तो वो भी तो उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, जिससे व्यापार की मात्रा समग्र आर्थिक गतिविधि में क्या होती है, इससे कमी आती है। इसके अतिरिक्त व्यापार संरक्षणवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें हो सकती हैं, क्योंकि घरेलू उत्पादकों को कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और वे अधिक कीमत वसूलने में सक्षम होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुदुमारमथु के बारे में निम्नलिखित में से कौन का सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है आपका, कुदुमारमथु तमिलनाडु में स्थानीय समुदायों द्वारा तालाबों और टैंकों के निर्माण और रखरखाव की एक पारंपरिक प्रथा है। कुदुमारमथु को औपनिवेशिक युग के दौरान प्रोत्साहित किया गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक, दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो? तो कौन सा स्टेटमेंट सही? तो इसका क्या पहला स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा क्या होगा? गलत। यानी कि जो कुदुमारमथु तमिलनाडु में स्थानीय समुदायों के द्वारा तालाबों और टैंकों के निर्माण रखरखाव की एक पारंपरिक प्रथा है। ठीक है, तो ये सही है। जैसे ये क्या है, एक पारंपरिक प्रथा है जहाँ स्थानीय समुदाय तालाब, टैंकों का निर्माण, रखरखाव एक साथ आते हैं। कुड़ी शब्द का जो अर्थ है, जबकि मारमाथु का अर्थ तमिल में मरम्मत या निर्माण होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होता है? सही। तमिलनाडु में सदियों से कुदीमारमाथु का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है और इसने टैंक सिंचाई और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि औपनिवेशिक युग के दौरान इस प्रथा को दरकिनार कर दिया गया था, जब नौकरशाहों ने स्थानीय समुदायों की भूमिका को हाशिए पर डालते हुए जल निकायों के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया।
तो इसके लिए इस बेसिस से हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। पहला सही दूसरा गलत। जैसे कि हाल के वर्षों में तमिलनाडु सरकार द्वारा जल संरक्षण प्रबंधन में सुधार के साधन के रूप में इसे बढ़ावा देने के साथ खुदी मालमत्तों में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई है। तो इस बेसिस में हमारा पहला स्टेटमेंट सही होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में भेदभाव की अभिव्यक्ति नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके, कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी जाति या धर्म के आधार पर अवसरों को कम करना। सेकंड स्टेटमेंट कहता है किसी के यौन रुझान के आधार पर उसे घर किराए पर देने से मना करना। तीसरा स्टेटमेंट कहता है सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना। चौथा कहता है व्यक्तियों को उनकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर अलग तरह से व्यवहार करना। तो कौन सा है जो समाज में भेदभाव की अभिव्यक्ति नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह हमारा ऑप्शन सी। जैसे कि बिना सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना। तो यह जब समान अवसर दे रहे हैं, इक्वलिटी है, तो भेदभाव फिर किस बात का है? नहीं है। तो सी वाला हमारा सही होगा। जैसे कि भेदभाव का अर्थ होता है जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या एक जाति विशेष के आधार पर व्यक्तियों के समूहों के साथ अलग अलग व्यवहार करना। तो ए, बी और डी सभी भेदभाव अभिव्यक्तियां हैं क्योंकि इनमें व्यक्तियों के साथ उनकी जाति, यौन अभिविन्यास या शारीरिक क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवहार करना शामिल है। हालांकि सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर करना भेदभाव की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भेदभाव को दूर करने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का प्रयास है। तो इस बेसिस से हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि नवरोज क्या है? ऑप्शन है ईरान के लोग नवरात्रि के त्यौहार को नवरोज कहते हैं। ऑप्शन बी पारसी नववर्ष है ये। ऑप्शन सी मालदीव में स्थित 9 द्वीपों को मिलाकर नवरोज कहा जाता है। यह आसाम में पाया जाने वाला 9 पैरों वाला एक जीव है। तो नवरोज है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नवरोज यानी कि पारसी नववर्ष है। 21 मार्च को देश में पारसी नववर्ष का त्यौहार यानी कि नवरोज मनाया जाता है। इस दिन से ही ईरानियन कैलेंडर का नया साल शुरू होता है और इसे पतेती यानी जमशेदी नवरोज या नवरोज भी कहा जाता है। नवरोज दो पारसी शब्दों नव और रोज से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नया दिन। इसी नवरोज के साथ ईरानी कैलेंडर और पारसी समुदाय नए साल की शुरुआत होती है। नवरोज से फरवरीन की शुरुआत होती है और जो सौर हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है। आमतौर पर यह 20 से 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो नवरोज क्या है? नवरोज एक पारसी नववर्ष भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 क्या कहता है? रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत का लिंग अनुपात घट सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही और दूसरा सही, दोनों सही या कोई नहीं? तो वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। ओके, जैसे कि बीते 16 मार्च 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 में 943 से बढ़कर 952 हो सकती है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आया है। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है? इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। यस, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म कुछ ऐसे करके होता है इसका, मतलब 3 श्रेणियाँ होती हैं। तीनों श्रेणियों के पदानुक्रम के संबंध में सर्वोच्च पद्मश्री है। गलत, सर्वोच्च पद्मश्री नहीं है। जैसे कि जानेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म भूषण हैं
9 पद्म भूषण हैं और पद्मश्री। जी हाँ, एक तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, 3 तरह के पद्म पुरस्कार हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और ये भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ठीक है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, साइंस एंड इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दी जाती हैं। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। गौरतलब है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ जो भी डाउट्स हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से आपके करेंट्स के सेशन के रेगुलर वीडियो आएंगे इसी चैनल पर, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड जय हिंद।